गांव वाले मानते थे कि लड़कियां पढ़ने लिखने में तो कुछ होती ही नहीं, इनको तो बस शादी करनी है। ये भी मैसेज गांव में गया कि अगर हम उनको मौके दें तो हमारी बच्चियां बेहतर कर सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। 24 जनवरी को पूरा देश राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाएगा, लेकिन भारत में प्रारंभ से ही बालिका शिक्षा चुनौतीपूर्ण रही है। छोटी उम्र में ही बेटियों की शादी करा दी जाती थी और बेटियों को पराया धन समझा जाता था। पहाड़ी इलाकों में तो ये समस्या और भी ज्यादा बड़ी थी। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में गुणवत्ता परक शिक्षा का अभाव था और सरकारी स्कूल खस्ता हाल थे। छोटी उम्र में बेटियों की शादी होने की वजह से उनका स्कूल और पढ़ाई बीच में ही छूट जाते थे और ये बेटियों के साथ भेदभाव देवभूमि उत्तराखंड में भी हो रहा था। देवभूमि उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के राजकीय हाई स्कूल पुड़कुनी के प्रधानाचार्य डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को जब ये बात पता चली तो उन्हें बड़ी पीड़ा हुई। अपनी पीड़ा को उन्होंने अधिकांश लोगों की तरह डायरी के पन्नों में लिखकर तकिए के नीचे नहीं दबाया, बल्कि धरातल पर कार्य किया और उनके कार्यों का ये परिणाम रहा कि जिन बच्चियों ने ड्रॉप आउट हो गई थी स्कूल से या जिन बच्चियों ने नाम कटा लिए थे, उन बालिकाओं का स्कूल में दोबारा एडमिशन हुआ। छोटी उम्र में बच्चियों की शादियां होने से रुकी और जन संयोग से गरीब किसानों ने स्कूल के विस्तार के लिए जमीन दान करी। ये सब कार्य इतने अच्छे पैमाने पर हुआ कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे नाम कटाकर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने लगे। शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस उत्कृष्ट कार्य, विशेषकर बालिका शिक्षा के प्रति अपने अहम योगदान के लिए डॉक्टर केवलानंद कांडपाल को 2020 में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। तो आइए जानते हैं डॉक्टर केवलानंद कांडपाल से उनके इस सफर के बारे में कि कैसे कैसे उन्होंने ये पूरा कार्य किया। तो पेश है डॉक्टर केवलानंद कांडपाल के साथ हुई हमारी ये बातचीत। वैसे तो बालिका शिक्षा में देश भर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम में ऐसा क्या विशेष था जिसे देखते हुए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया? अब विशेष तो नहीं कहूँगा, वो तो मेरा जिम्मेदारी ही बनती है। लेकिन जब मैंने विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया तो उस दौरान बातचीत से और समुदाय से संपर्क से मुझे मालूम हुआ कि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाती है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है। उस दौर में भी जब मैंने अक्टूबर 2017 में ज्वाइन किया था तो 3 बालिकाएं ड्रॉप आउट थी। तो कारण पता लगा कि उनकी शादियां तय हो गई हैं या आर्थिक कारण उसमें है, तो तुरंत हस्तक्षेप करके उनको मेन स्ट्रीम किया और साथ ही साथ वहाँ के समुदाय को जागरूक किया कि बालिकाओं की शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए जो मैंने कोशिश की, बालिकाओं और उनकी माता उनके सम्मेलन कराए। इसको हमने नाम दिया किशोरी माता सम्मेलन, क्योंकि अगर मेरा मानना है और हमारे विद्यालय का मानना है कि अपनी बच्ची की शिक्षा के लिए यदि माँ सामने आ जाए तो कोई भी ताकत फिर बच्ची की शिक्षा को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो उनको कन्विंस करना जरूरी था। बालिकाएं पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ माँ या घर वाले उनको कहते थे बेटी शादी होनी है, तुम तो पराया धन हो, हम तभी ऋण मुक्त होंगे जब आपका घर बच जाए। तो उस दायरे से बाहर निकलना था, तो माताओं को कन्विंस किया। तो आज की तिथि में कोई भी ऐसी बच्ची नहीं है जो विद्यालय से बाहर है और कम उम्र में शादी की कोई घटना नहीं घटित हुई। तो अब तक ऐसी कितनी बालिकाएं हैं जिन्हें आप शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ चुके हैं? मुख्य तो वो 3 है ही हैं और बाकी वो बालिकाएं जो विद्यालय छोड़ सकती थी वो सुनिश्चित किया है कि वो विद्यालय बनी रहें। और हमारा ये मानना है कि कम से कम वो 12वीं पास कर लें। 12वीं पास वो कर लेगी तो कम से कम 17-18 साल की हो जाएगी। उससे ये समझ हो जाएगी कि मुझे वैवाहिक ज़िंदगी में जाना है या फिर मुझे पढ़ाई आगे रखनी है। क्योंकि उससे कम उम्र में तो बच्ची बड़ी भावुक सी होती है और उसे शादी वाला जो पक्ष बड़ा खूबसूरत लगता है, तो उस पक्ष से बाहर निकालना जरूरी है। जैसे जो 3 बच्ची आपने बताई वो तो आपको पता चल गया कि स्कूल में पढ़ती थी, तो छोड़ दिया तो ड्रॉप आउट हो गई, इसलिए पता चल गया। लेकिन बाकियों को कैसे पता चलता है जो कई सालों बाद करती है या और समाज में और लड़कियां, उनका कैसे पता चलता है कि शादी ड्रॉप आउट हो गई फिर शादी कर रही है? दूसरे स्कूलों की भी होती हैं इसमें। जी, तो उसमें दरअसल हमारा स्कूल 10वीं तक है। तो 10वीं तक का मतलब है कि हमारे वहाँ 15-16 साल की बालिकाएं ही प्रवेश ले सकती है। तो हम बाल गणना होती है, बाल गणना का डेटा हमें मिलता है, तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि ऐसी कौन सी बच्चियाँ हैं जिनको दर्जा 6ठी में आ जाना चाहिए। तो वो डेटा 2 तरह से आता है, एक तो बाल गणना से, दूसरा हमारे जो फीडिंग स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल,
तो वहाँ हम जाके सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे 5 में कितने बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जिनको 6वीं में आना चाहिए। उस डेटा को रख लेते हैं। उसमें से सारी बच्चियाँ अगर हमारे विद्यालय में आ गई तो ओके, नहीं आई हैं तो फिर हम फॉलो अप करते हैं कि ये बच्ची क्यों छूटी है, तो उसको मेन स्ट्रीम करते हैं। अच्छा, और इसमें समाज की, जैसा आपने कहा था कि समाज की सहभागिता से सब किया, तो समाज की क्या सहभागिता रही इसमें? उन्होंने किस तरीके से योगदान दिया इस आपके अभियान को आगे बढ़ाने में? समाज की सहभागिता 2 स्तरों पे देखी जाएगी। एक तो उनको अवेयर करना और ये एहसास कराना कि यदि आप बच्चियों को पढ़ा लिखा लेती हैं तो वो और बेहतर जीवन की उम्मीद कर सकती हैं। और अगर कम उम्र में शादी करेंगी उसके शारीरिक दुष्प्रभाव तो हैं ही हैं, उसके कुछ कानूनी प्रावधान भी हैं। कम उम्र में बच्चियों को अगर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ आएगा तो निश्चित रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। तो फिर उन्हीं के उदाहरण से बताया, कई ऐसी माताएं थीं जिनकी कम उम्र में शादी हुई, उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उन्होंने ये अनुभव किया कि हाँ वास्तव में ऐसा तो हुआ है। तो यही बात उनको याद दिलाने की जरूरत थी। दूसरा, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्तात्मक है, तो सारे डिसीजन जो हैं पुरुष सदस्य करते थे, तो उनको कन्विंस करना था कि भाई ऐसा है, बच्चियों की शिक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से काम जैसे हमने सुना था कि आपको इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, यानी स्कूल आपका एक्सपेंड हुआ था, तो उसमें समाज ने भी योगदान दिया था, जमीन दी थी अपनी ताकि स्कूल की बिल्डिंग बन सके और बेटियां पढ़ सके। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे कैसे उन्होंने करा था ये योगदान? उसके लिए दरअसल हमने एक फिर विजन पे काम किया। उस विजन में गांव वालों को भी शामिल किया। हमने कहा भाई मैं ये देख रहा हूँ कि ये वाला जो विद्यालय है, अगर हमारे पास भवन होता है, जमीन होती है, तो बहुत जल्दी ये इंटिमिडेट हो जाएगा। अगर इंटिमिडेट हो जाएगा तो आप सभी की जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं या बहुएं हैं, वो कम से कम 12वीं तो पढ़ ही लेंगी। उसके आगे की पढ़ाई जो है आप प्राइवेट भी दे सकती हैं, ऑनलाइन भी कर सकती हैं, ओपन लर्निंग सिस्टम से भी कर सकती हैं। तो ये इस विजन से वो फिर रजामंद हुए कि हाँ ये बात सही है। उसमें आड़े यही आ रही थी कि हमारे पास विद्यालय की कोई अपनी ज़मीन नहीं थी जिस पे भवन बन सके। तो ये इशू रखा गया, उसमें समय लगा क्योंकि उनके पास बड़ी सीमित खेती की ज़मीन है और खेती की ज़मीन देना एक गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने डिसीजन लिया, तो 13 नाली ज़मीन उन्होंने दान करने का निश्चय किया। वैसे 13 नाली अगर हम देखें मैदानों के हिसाब से कितना होता है? क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि पहाड़ में 13 नाली तो कितना होगा, तो मैदान के हिसाब कितना माना जाए लगभग इसे? तो इसे मान सकते हैं 27,000 स्क्वायर फीट। तो मतलब बहुत बड़ा होता है कि यहाँ के किसानों ने, गरीब किसानों ने अपनी 27,000 स्क्वायर फीट बेटियों की शिक्षा के लिए दे दी है। और इसमें हम ये भी जानना चाहेंगे कि पहाड़ों में ना शिक्षा का स्तर सबसे बड़ा चुनौती रहा है। पहाड़ों से पलायन हो रहा है क्योंकि वहाँ शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो पहाड़ में ऐसी क्या और चुनौतियां हैं जो शिक्षा के सामने आ रही हैं, और उसे पूरा करने के लिए, चुनौतियों से पार पाने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? आपने सही ये इश्यू मुद्दा उठाया है। दरअसल जो शिक्षा के कारण माइग्रेशन हुआ है, माइग्रेशन के कारण शिक्षा प्रभावित हुई है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करने पे ये पता लगता है, वो कहते हैं कि विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ले जा रहे हैं। तो हमने ये कमिट किया है कि आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेज कर देखिए, अगर उसके बाद भी आपको संतोष हो तो फिर आप ले जा सकते हैं। एक तो ये बात है। तो अगर उनको अपने गांव में ही स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा की सुविधा मिलेंगी तो लोग माइग्रेट नहीं होंगे। एक ये है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर विद्यालय में शिक्षक होंगे, पर्याप्त पढ़ाई अच्छी हो रही होगी, तो भी बच्चों के द्वारा फीडबैक तो घर जाता ही है कि हमारी पढ़ाई होने लगी, तो भी फिर इस बात पे असर डालता है कि जो गांव वाले अपने बच्चों को बाहर भेजने की योजना बना रहे हैं उसको स्थगित कर दें, फिर वो वहीं भेजना शुरू करें। तो इसे हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि हमारे सही जो एम्बेसडर हैं वो तो बच्चे ही हैं, वही बताएंगे। तो इस पर हमने काम किया। तो फिर उसमें जब अब तो खैर हमारे वहाँ शिक्षक पर्याप्त आ गए हैं, हर विषय का शिक्षक उपलब्ध है। जब मैंने कार्य शुरू किया था तो हमें भाषा और अंग्रेजी के अध्यापक नहीं थे, तो हमने सभी अध्यापकों ने तय किया भी हम सब मिलकर पढ़ाएंगे, भले ही वो हमारा विषय हो या ना हो। तो ये हमने जिम्मेदारी ली। तो इससे बच्चों के द्वारा अपने घरों में ये मैसेज गया कि अध्यापक न होने के बावजूद भी हमारी विषय की पढ़ाई चल पड़ी है। तो अभिभावकों को लगा कि अध्यापक न होने से असर नहीं पड़ रहा है। तो कई फिर ऐसे अभिभावक हैं, उन्होंने बाहर के बच्चे फिर लाए। अभी आज की डेट में बगल में एक वहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल है, तो वहाँ से बच्चे हमारे वहाँ आए, क्योंकि रिजल्ट हमारा अच्छा रहा, सभी बच्चे पास हुए। और उसमें बड़ी आश्चर्य की बात है, जो रिजल्ट में 3 लड़कियाँ हमारी ऑनर्स आई हैं। अच्छा। हाँ, लड़का एक ही आया है। गाँव वाले मानते थे कि लड़कियाँ पढ़ने लिखने में तो कुछ होती ही नहीं, इनको तो बस शादी करनी है। ये भी मैसेज गाँव में गया कि अगर हम उनको मौके दें तो हमारी बच्चियाँ बेहतर कर सकती हैं।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि पहाड़ में प्राइवेट स्कूल से बच्चों के एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में कराए जा रहे हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है ना कि समाज के स्तर में भी लड़कियों को काफी भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से भी उनकी शिक्षा छूट जाती है। तो पहाड़ी इलाकों में, मैदान की हम बात नहीं करेंगे, पहाड़ी इलाकों में इस सामाजिक भेदभाव को, समाज की सोच को सुधारने के लिए, बदलने के लिए क्या करने की जरूरत है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि शिक्षा की समाज को सही दिशा में ले जाता है। पहला तो बच्चियों पे विश्वास करने की ज़रूरत है कि ये भी लड़कों की तरह कई मामलों में तो उनसे भी बेहतर पढ़ाई लिखाई कर सकती हैं। जैसा कि सीबीएसई है, उत्तराखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, उसके हम रिजल्ट देखें तो उसमें लड़कियां ही अव्वल नज़र आती हैं हर विषय में और भी क्षेत्रों में। तो अगर ये इस बात से वो रजामंद हो जाएं, मुतमईन हो जाएं समुदाय के लोग, तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ाते हैं। ये तो जो आप जरूर कह रहे हैं, परंपरागत समाज है, उन्हें लगता है कि लड़के का भविष्य बेहतर करना हमारी जिम्मेदारी है और लड़की की शादी करना जिम्मेदारी है, और वो शिक्षा को बीच में केवल खाना पूरी के रूप में लेते हैं कि जब तक उसकी शादी ना हो तब तक हम पढ़ाई कर दें। जबकि होना ये चाहिए वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद उसकी शादी के लिए जाया जाए। तो यहाँ पे यही बात है कि पेरेंट्स को जागरूक करने की ज़रूरत है, और चूंकि उनको पढ़ने लिखने के अनुभव नहीं मिले हैं कई माताओं को, कई बहनों को, तो अपनी बच्चियों को शिक्षा के लिए उस तरह से वो देख नहीं पाती। लेकिन जैसे ही वो देखती कि उनकी बच्चियां रिजल्ट देने लगी हैं, परीक्षा में अच्छा करने लगी हैं और विज्ञान विषय लेने लगी हैं, और एक मैं इस बीच में बताना चाहूँगा, गणित विषय है वहाँ पे, और होम साइंस का विषय है, लेकिन वहाँ अध्यापक नहीं है और नहीं आना है क्योंकि अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं है। उसके बावजूद भी सारी बच्चियाँ होम साइंस लेती थी, क्योंकि उनको समाज से बतलाया जाता था कि गणित तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हें तो घर गृहस्थी चलानी, होम साइंस पढ़ो। मैंने जाके पहला यही तय किया कि भाई बच्चियां गणित लें। उसके पीछे मेरा सोचना ये था कि अगर गणित लेंगी तो निश्चित रूप में उनको इंटरमीडिएट में साइंस मिल जाएगी, इंटरमीडिएट में वो साइंस मिल जाएगी तो बीएससी तो प्राइवेट नहीं करेंगी, फिर रेगुलर करेंगी, तो एक तरह से उनकी पढ़ाई पूरी होने के अवसर ज़्यादा हो जाएंगे। और इस बात को मैंने लड़कियों से शेयर किया। मैंने कहा बेटा, अगर तुम साइंस से पढ़ती हो तो फिर तुम्हारे आगे की पढ़ाई में किंतु परंतु नहीं लगेंगे, तब तो फिर रेगुलर ही जाना होगा, और रेगुलर पढ़ने और प्राइवेट पढ़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपके जैसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं पूरे हिंदुस्तान में देखने को, प्राइवेट स्कूल से सरकारी स्कूल में आ रहे हैं जी। लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूल में टीचर पढ़ाते कम है, और टीचरों के बच्चे खुद प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और टीचर सोचते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी है, मुझे तो पैसा मिल रहा है, मैं जिंदगी भर यही करता रहूंगा और मेरी यही नौकरी कट जाएगी, पेंशन वाली नौकरी है। तो इस चीज को सुधारने के लिए क्या करें, क्योंकि सरकार भारत में शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए कहीं ना कहीं टीचरों, पॉलिटिकली योगदान तो है ही, प्रशासन का भी है, लेकिन इन टीचरों का भी है जो इतनी तनख्वाह लेने के बाद भी सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं है। तो इस टीचर के लेवल पर सरकारी स्कूल के, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? बहुत सही आपने प्रश्न उठाया। मैं अपना उदाहरण दूं, मेरी पूरी स्कूली शिक्षा जो है सरकारी विद्यालय में हुई है। मैंने एक भी दर्जा जो है किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा है, या मेरी पीढ़ी के सभी शिक्षक के यही अनुभव होंगे कि उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ा। निश्चित रूप से यदि शिक्षक का बच्चा ही सरकारी स्कूल में नहीं जाएगा तो समुदाय उस पर विश्वास कम करेगा। ये भी हुआ है कि विगत कई वर्षों से विद्यालयों में बहुत सारे पद खाली रहे, उस तरह की सुविधाएं नहीं मिली, लैब, लाइब्रेरी वगैरह की सुविधाओं में कमी आई, तो समुदाय का सरकारी स्कूलों पे विश्वास कम हुआ है। लेकिन हाँ, स्कूल अपने स्तर पे प्रयास करे तो समुदाय का विश्वास वो जीत सकता है और पुनः बच्चे आ सकते हैं। और जैसा कि मैं अपने सभी क्षेत्र के बारे में कह सकता हूँ कि उस क्षेत्र के चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या जो भी हों, सारे बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही मतलब संतोष की बात है कि एक भी बच्चा किसी दूसरे स्कूल। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने शिक्षा के स्तर में तो सुधार किया है, लेकिन कई जगह हमने देखा है बच्चे पढ़ते हैं, घर चले जाते हैं, सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रह जाते हैं। इसके अलावा आपने उनको अलग सिखाने के लिए क्या क्या चीजें करी है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है? ये हमारी चिंता का विषय भी था कि दूरस्थ क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र में हमारा विद्यालय है, तो वहाँ पे कक्षा के अलावा और कोई अनुभव बच्चों को नहीं मिलते थे। विषय पढ़ते थे, उसके बाद घर चले जाते थे। तो मुझे लगा इनके अनुभवों को थोड़ा सा वैरायटी देनी चाहिए। तो हमने फिर इसी बीच में बाहर से कई विभागों के लोगों को ले जाकर उनके व्याख्यान करवाए। जैसे मान लीजिए एक बार हम एक महिला पुलिस को ले गए, वो उसी जनपद की है, तो उसने अपने अनुभव शेयर किए कि मैंने किस संघर्ष से पढ़ा, उसके बाद मैं आज अपने पैरों पे खड़ी हूँ। तो ये बच्चियों में कॉन्फिडेंस देता है कि जब हमारे जिले की एक सामान्य घर की लड़की यहाँ तक पहुँच सकती है तो हम भी इस तरह से पहुँच सकते हैं। इसी तरह से ये फल संरक्षण विभाग से हम लोगों को ले गए। उन्होंने बताया कि ठीक है, हम नौकरी ना भी करें तो घर पे किस तरह से हम फलों को संरक्षित करके अचार, जैम, चटनी
जूस बना के भी अपना जीविका चला सकते हैं। तो इस तरह से उनको अनुभवों की विविधता हमने दी। तो क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पार्टी सहगामी क्रियाकलाप